आप लोग लाइव हो गए, हम लोग हाँ देखते हैं हम लोग। बृहद्रथ तो ऐसा पढ़ा दिए थे हम, हाँ मौर्य वंश भी कंप्लीट थोड़ा बहुत बता दिए थे। हाँ कुछ आगे चढ़ेगा क्या? रुद्रदामन कहाँ से आ गया? बृहद्रथ, अच्छा 14वें शिलालेख, 13वें शिलालेख में बताया था कलिंग युद्ध के बारे में। थोड़ा सा गला बचा हुआ है बाबू, खांसी ज्यादा हो गई है, एक प्रॉब्लम हम लोग को ये पहले से हो जाता है। चलिए देखते हैं, दवा ले लिए हैं। शिलालेखों के बारे में पढ़ाए थे। अहिंसा की चर्चा पहली शिलालेख में इसलिए पशु हत्या पर रोक लगाया था, दूसरा में पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत के चोल का चर्चा नहीं था, तीसरा में 3 अधिकारी राजयुग युक्तक प्रदेशक, चौथा में भैरी घोष की जगह धम्म घोष, पांचवा में धम्म महामात्र, 12 में स्त्री महामात्र, 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा। यही मेन था आपको। अब हम उसके बाद आते हैं अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन आता है? बृहद्रथ। ये किसी काम का शासक नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है बृहद्रथ, ये किसी काम का नहीं था। इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसकी हत्या कर दिया और पुष्यमित्र शुंग ने अपने ऊपर अपने ही नाम पे एक वंश स्थापित कर दिया, शुंग वंश। कौन सा वंश स्थापित कर दिया? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का सेनापति था। ठीक है, अब हम शुंग वंश के बारे में देखते हैं। चले तो हम लोग देखते हैं बाबू पुष्यमित्र शुंग के बारे में, शुंग वंश की जानकारी देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपने पहली राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था, बाद में राजधानी विदिशा को लेकर चले गए, यानी ये मगध के क्षेत्र के नहीं थे। तो कहेगा कि कौन सा शासक गैर क्षेत्रीय था? गैर क्षेत्रीय मतलब इस क्षेत्र का, इस इलाके का नहीं था, ये मध्य प्रदेश का था। तो शुंग वंश गैर क्षेत्रीय, क्षत्रिय नहीं। देखिए क्षत्रिय मतलब होता है राजपूत, तो ये क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा है, क्षेत्रीय की बात कर रहा है। तो शुंग वंश गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इनकी राजधानी पहले पाटलिपुत्रा थी, बाद में विदिशा थी। जाति से ये क्षत्रिय ना होकर ब्राह्मण थे और इन्होंने बौद्ध मंदिरों को सबसे ज्यादा तोड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिरों को तोड़ने वाला था पुष्यमित्र शुंग ने। आधे से अधिक पूरी भारत से जितने बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप थे, सबको तोड़वा दिया था पुष्यमित्र शुंग। अब बौद्ध धर्म में लोग हिंसा को पालन नहीं करते, पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। लेकिन सांची के स्तूप और भरूत अबली को नहीं तोड़वाया, बल्कि उसका पुनर्निर्माण कराया था। पुष्यमित्र शुंग के समय जातक ग्रंथ लिखा गया, महाभाष्य लिखा गया, अष्टाध्यायी लिखा गया, मनुस्मृति लिखा गया। बड़ी विवादित पुस्तक हो जाती है मनुस्मृति की जब हम चर्चा करते हैं, तो इसमें दलितों के बारे में, शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं है। हालांकि अगर किसी को पढ़ना है मनुस्मृति तो जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए जातक ग्रंथ, महाभाष्य, अष्टाध्यायी। देखिए व्याकरण की चर्चा अष्टाध्यायी में है और कानून विधि की चर्चा किसमें है? मनुस्मृति में है, मनुस्मृति में। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में समझ में आया। पुष्यमित्र शुंग जाति से क्या था? ब्राह्मण था। एक बार हम दोबारा आप लोग को बनाते हैं, आप लोग इसको रिवीजन करके ध्यान से देखिएगा, एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग सबसे पहले देखे थे कौन सा वंश? हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद क्या देखे थे? शिशुनाग वंश। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद हम आपको पढ़ाए थे नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के बाद पढ़ाए आपको मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। ह सी न म सुक सा, अब कर्ण वगैरह आएगा। देखो बाबू हर्यंक वंश में हम आपको पढ़ाए थे, पहला शासक का नाम बताइए तो। हर्यंक वंश का पहला शासक का नाम था बिंबिसार। हर्यंक वंश के पहले शासक का नाम बिंबिसार, राजधानी राजगीर को बनाया था। हर्यंक वंश के पहला शासक बिंबिसार, राजधानी राजगीर को बनाया था। इसके बाद आया था अजात शत्रु। कौन आया था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन आया बाबू? उदयीन। उदयीन, यही याद रखना, इसके ज्यादा नहीं। अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा, उदयीन ने अजात शत्रु को मारा। इसका इसी के सेनापति ने मार दिया था। उदयीन ने राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। देखिए इसने राजधानी राजगीर को बनाया, इसने राजगीर का किलाबंदी कराया, इसने राजधानी पाटलिपुत्रा ले दिया है। इसके समय बिंबिसार के समय यह विवाह बहुत करता था। महाकोसला चेन्ना और क्षेमा और चेन्ना इसकी पत्नी थी राजगीर, और ये वैशाली जीत लिया था। उदयीन ने पाटलिपुत्रा में स्थापना किया था। वही शिशुनाग वंश को देखेंगे तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। हालांकि इस वंश का सबसे योग्य शासक का नाम था कालाशोक। इस वंश का सबसे योग्य शासक कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? कालाशोक था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कालाशोक था। बता सकते हैं दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। इसने राजधानी वैशाली को लेकर चलाया था। नंद वंश में देखिए 2 शासक याद रखना है, महापद्म नंद। महापद्म नंद। महापद्म नंद ने कलिंग जीत लिया था, राजपूतों से इसको नफरत थी। इस वंश का अगला शासक नंद वंश। धनानंद। कौन सा वंश? धनानंद। धन से आनंदित होने वाला धनानंद। बताइए तो धनानंद के समय भारत पर किसने आक्रमण किया? बताइए धनानंद के समय आक्रमण किसने किया? धनानंद के समय आक्रमण करने वाला सिकंदर था। वेरी गुड। धनानंद के समय आक्रमण करने वाला सिकंदर था। मेरा गला बचा हुआ है, मुंह में दवा रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रही होगी। ठीक है, मुंह में दवा रखे, वरना खांसी बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, आप सबका आंसर सही है। देखिए
अगला शासक आता है मौर्य वंश। अगला वंश आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 राजाओं का नाम आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि गुजरात में उसने सुदर्शन झील बनवाया था। गुजरात में सुदर्शन झील बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपनी इसने प्राण त्याग दिया था। कितने लोग बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय जो अनाज बांटा था उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अकाल के समय जो अनाज बांटा था चंद्रगुप्त मौर्य उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूरोपीय लेखकों ने सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। इसके दरबार में शाहगौर अभिलेख, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही है, शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख ठीक है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत का नाम? मेगास्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शासक का नाम था बिंदुसार। देखो ये बिंदुसार है, ये बिंबिसार है, बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है। बिंदुसार पूरा बैल शासक था। सीरिया नरेश से शराब, मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था जिसे उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। इसका बेटा सुसीम था, सुसीम की हत्या कर दिया था अशोक। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। अशोक ने कलिंग आक्रमण किया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। उस समय कलिंग का राजा का नाम था नंदराज। अशोक ने कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखते हुए उसका हृदय विचलित हुआ और उसका भतीजा उपगुप्त तथा निग्रोथ ने उसे उसका भतीजा निग्रोथ तथा उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। बौद्ध धर्म में जाने के लिए उसकी फेवरेट पत्नी कारुवाकी ने भी प्रेरणा दिया था। कारुवाकी उसकी सभी पत्नियों में सबसे प्रिय थी। अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानता था। उसका सबसे प्रिय अधिकारी जो था उसका नाम था राजूक था। अशोक अपने पिता अर्थात बिंबुसार के आजीवक संप्रदाय पर आस्था रखने के कारण गया में 4 गुफाएं, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व, झोपड़ी, ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के भक्तों में दान दे दिया था। ये हम आपको पढ़ा दिए थे। अशोक भारत में शिलालेख लिखने वाला पहला शासक था। हालांकि इसे शिलालेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। ये भी हम आपको पढ़ा दिए थे। अशोक ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा शिलालेख लिखा था। रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, ये आपका चंपारण में उसका अभिलेख है। सबसे बड़ा इसका स्तूप सांची स्तूप है। हालांकि आप देखेंगे तो ये सांची स्तूप अभी सही सलामत अवस्था में बचा हुआ है। अशोक के पहला शिलालेख जिसमें चर्चा अहिंसा की और पशु हत्या पर रोक है। दूसरा पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत की चर्चा, लेकिन चोल वंश की चर्चा नहीं। तीसरे अभिलेख में इसके 3 अधिकारियों की चर्चा, चौथे में धम्म घोष की जगह बहरी घोष, 5वें में धम्म महामात्र, 12वें में स्त्री महामात्र, 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा है। हो गया अशोक। आगे बढ़े। नहीं नहीं नहीं, लाइट नहीं पड़ रहा, इसे कैसे नींद आ जाएगा? आगे देखते हैं। शिशुनाग, ये शुंग वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। मुंह में दबा लिए बाबू, खांसी आ जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जाति से ब्राह्मण था। इसने सर्वाधिक मंदिरों को तोड़ा था। इसने 2-2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ कराया? देखिए ध्यान से। पुष्यमित्र शुंग वंश इस वंश का इस क्षेत्र का गैर क्षेत्रीय वंश था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाद में विदिशा को बना दिया। जाति से ब्राह्मण था। बौद्ध विरोधी था। सांची एवं भरूत अभिलेख का दोबारा निर्माण कराया था। इसी के काल में जातक, महाभास, अष्टाध्यायी और मनुस्मृति की पुस्तक की रचना किया था। इसके समय यवन आक्रमणकारी 2-2 बार विदेशी आक्रमण हुए। दोनों विदेशी आक्रमण को इसने क्या कर दिया? विफल कर दिया था। इसने 2-2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2-2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला था जिसके पुरोहित का नाम था पातंजलि। पातंजलि के सहयोग से इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में सेना लेकर एक यज्ञ में घोड़ा को बैठाया जाता था, फिर घोड़ा को हाँक दिया जाता था और सेना चलती रहती थी। रास्ते में जो राजा आएगा युद्ध करो, नहीं तो अधीनता स्वीकार करो। अधीनता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। तो 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पुष्यमित्र शुंग। इसके समय 2-2 विदेशी आक्रमणकारी आए थे सर। डेमेट्रियस और मिनांडर दोनों को हरा दिया। डेमेट्रियस और मिनांडर दोनों को हरा दिया पुष्यमित्र शुंग। कितने अश्वमेध यज्ञ कराया? 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। लेकिन ये कलिंग पर गया तो इसे खारबेल ने हरा दिया। कलिंग के शासक खारबेल ने इसे हरा दिया था। कलिंग के शासक खारबेल ने हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग का बेटा का नाम था अग्निमित्र। वो मालविका नाम की एक महिला के चक्कर में पागल हो गया। पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र एक मालविका नाम की महिला के चक्कर में प्रेम में पागल हो गया। प्रेम में जब पागल हो गया तो उसको साम्राज्य नहीं बुझा रहा था। ओकरे प्रेम में सनक के पागल हो गया उसके प्रेम में। और इसी को प्रेम में जब वो पागल हो गया तो साम्राज्य आगे नहीं गया। और इसी को कालिदास ने एक पुस्तक लिखा है मालविका अग्निमित्र, यानी मालविका नाम की महिला, अग्निमित्र नाम का राजा। अब एक दूसरे के प्रेम प्रसंग की चर्चा है मालविका अग्निमित्र नाम की पुस्तक में। आगे बढ़े।
मालविका अग्निमित्र। सर आप तो समझाते हैं लाल पीला हरा नहीं करने के लिए, वो बेला समझ भी नहीं किया तो हम क्या करें। चल गया। मालविका अग्निमित्र पुस्तक किसने लिखा है? कालिदास। तो बताइए इसका बेटा का नाम क्या नाम था? अग्निमित्र। बेटा का नाम अग्निमित्र। अग्निमित्र। ये वंश खत्म हो गया। इसके बाद कौन वंश आएगा? कौरव वंश, किसी काम का नहीं। देखिए ना शॉर्टकट ट्रिक क्या था, हसीन मसूक सा। कौन सा वंश? हरियंक वंश। स से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। शुंग वंश तक आपको पढ़ा दिए हैं। क से कर्ण वंश। स से सातवाहन। हम आपको 2 मिनट टाइम देते हैं। देखिए कर्ण वंश के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, सातवाहन के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम आपको हरियंक पढ़ा दिए, शिशुनाग पढ़ा दिए, नंद पढ़ा दिए, मौर्य पढ़ा दिए, शुंग पढ़ा दिए। हम आपको 2 मिनट टाइम देते हैं, आपसे पूछेंगे। चलिए रिवीजन के लिए हम आपको 2 मिनट टाइम देते हैं।
अरे खांसी है इतना ज्यादा हो रहा है ना हमको। पूछे हटा के। चलिए, सर्वाधिक बौद्ध मंदिरों को तोड़ने वाला, सर्वाधिक बौद्ध मंदिर को तोड़ने वाला पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2। अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसके पुरोहित कौन थे? उसके पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के समय कितने यवन आक्रमणकारी हुए? पुष्यमित्र शुंग के समय टोटल कितने यवन आक्रमण हुए? पुष्यमित्र शुंग के समय टोटल कितने यवन आक्रमण हुए? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख में है? धम्म महामात्र की चर्चा, स्त्री महामात्र की चर्चा किसमें है? राजुक युक्तक प्रदेशक जैसे 3 अधिकारियों की चर्चा किसमें है? मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था जो इस क्षेत्र का नहीं था? मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था? शुंग वंश। चलिए, तो आप लोग को याद तो हो गया शुंग वंश। शुंग वंश के बाद भाग ये आया, क्या नाम है आपका, कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश है? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में पढ़ना ही नहीं है, सीधे आपको क्या पढ़ना है? कर्ण वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जाति से ये लोग ब्राह्मण थे, कर्ण वंश के बारे में नहीं पढ़ना है। सातवाहन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सातवाहन के बारे में। और सातवाहन से पक्का एक सवाल आता है बाबू, सातवाहन से पक्का एक सवाल आएगा, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन सातवाहन से फिक्स आएगा। चलिए, तो हम आपको पढ़ाते हैं सातवाहन। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक थे। या सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक थे। इनकी भाषा प्राकृतिक थी, लिपि ब्राह्मणी थी। क्षेत्र कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये लिपि और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका क्षेत्र, सीमुक का क्षेत्र कहाँ था? आंध्र प्रदेश था। सीमुक का क्षेत्र कहाँ था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पे इनका क्षेत्र। सातवाहन में सबसे अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम कौन आता है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में भी कुछ खास सवाल नहीं आता है। इसके बाद आता है गौतमी पुत्र हाल। हाल बहुत ही योग्य शासक था और कवि था। क्वेश्चन आएगा सातवाहन वंश में कौन सा सबसे प्रभावी कवि था? तो हाल नाम का कवि था। लेकिन सबसे योग्य शासक आएगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे योग्य शासक अगर कोई कहेगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश कैसा था? मातृसत्तात्मक। यहाँ पे पिता से ज्यादा माता का महत्व था। किस क्षेत्र में था? तो आंध्र प्रदेश में। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुक। इस वंश के संस्थापक का नाम सीमुक था। इस वंश का कवि का नाम क्या था? हाल। इस वंश के कवि का नाम क्या था? हाल था। इस वंश का सबसे योग्य शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे योग्य शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, क्योंकि इसने नहपान नामक शासक को हरा दिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसे हरा दिया था? नहपान नामक शासक को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो सातवाहन वंश के बारे में सीमुक हो गए, हाल हो गए, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गए। हालांकि इसके पास वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमा भी आया, ये कोई योग्य शासक नहीं था। सातवाहन से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। सबसे पहला, भूमि दान, ब्राह्मणों को दान में भूमि यानी भूदान व्यवस्था किसने चालू किया था? तो सातवाहन। भूदान व्यवस्था चालू किया सातवाहन। मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था सातवाहन। यानी अगर किसी को पूछा जाए किसके लड़का हो तो अपनी माता का नाम बताता था। मातृसत्तात्मक था सातवाहन। मातृसत्तात्मक था सातवाहन। सातवाहन जो था वो मातृसत्तात्मक था। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। बस ये 3 राजाओं से सवाल पूछेगा। और दूसरा पूछेगा कि ये कैसा था? तो सातवाहन था। कैसा था? सातवाहन। इसके बारे में एक और पूछा जाता है, इसका सिक्का जो होता था, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, शीशा का होता था। सातवाहन का सिक्का किसका होता है? सिक्का, इसका सिक्का शीशा का सिक्का होता था। शीशा का सिक्का। सातवाहन वंश में जो सिक्का होता था वो शीशे का होता था। सातवाहन वंश में जो सिक्के हुआ करते थे वो शीशे के हुआ करते थे। इतना अगर याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ये लोग सैलरी नहीं देते थे, ये लोग सैलरी नहीं देते थे। सैलरी के बदले क्या देते थे? भूमि देते थे, जमीन देते थे, जिसे हम लोग सामंत कहते थे। क्या कहते थे? सामंत कहते थे।
जिसे हम लोग क्या कहते थे, सामंत। सैलरी के बदले जमीन देते थे, जिसे हम लोग सामंत कहते थे। सैलरी के बदले जमीन, जिसे हम लोग क्या कहते थे, सामंत कहते थे। तो ये तीनों चीज याद रहेगा। याद रहेगा। सैलरी नहीं दिया जाता, सामंत। तो सामंत को ना जमीनें बहुत मिलती थी, क्योंकि वो सैलरी तो उसकी थी नहीं, सामंतों को जमीन मिलती थी बहुत ज्यादा। तो इसकी जगह सामंती व्यवस्था आई थी, सामंतों के पास जमीन ज्यादा होती थी तो इसी को मार देते थे। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी था। इनके सिक्कों पर ये एरिया कौन सा था, आपका आंध्र प्रदेश का। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किसने किया, सातवाहन ने। सामंती व्यवस्था सातवाहन ने। सिक्का किसका होता था, सिक्के सीसा का। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, इसकी जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। ज्यादा, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन सातवाहनों की थी। सातवाहन में ये चीज याद रहेगा, मगध आपका याद हो गया। सातवाहन में ये चीज याद रहेगा, मगध आपका याद हो जाएगा। अगर आपको यह चीज याद है तो आपको मगध याद हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा आपका मगध से। कितने लोग को यहां तक याद हो जाएगा। दोबारा हम देखते हैं, आपको सातवाहन बता देते हैं। रेडी हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कहां पे था, आंध्र प्रदेश में। कहां था, आंध्र प्रदेश में सातवाहन था। इसके बारे में बताइए। पहला राजा का नाम सीमुख था। इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था, सीमुख था। इस वंश का सबसे योग्य शासक जो एक कवि था, उसका नाम था हाल था। इस वंश में सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था। यही याद रखना है आपको। उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो याद क्या रखना है भैया, इसका समाज कैसा था। समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक। कैसा था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक था। दूसरा कहेगा सिक्का कैसा होता था, तो सिक्का किसका होता था, सीसा का होता था। सिक्का कैसा होता था, सीसा का होता था। बताइए, सैलरी दिया जाता था या भूमि, सैलरी के बदले क्या देते थे, भूमि। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था कहा गया। सर्वाधिक दान किसको दिया, दान में क्या दिया, ब्राह्मणों को क्या दिया, ब्राह्मणों को सर्वाधिक किसने क्या दिया, भूदान दिया। ब्राह्मणों को सर्वाधिक क्या दिया था, भूदान दिया था। सर्वाधिक भूदान किसे दिया, ब्राह्मणों को। सर्वाधिक भूदान किसे दिया गया था, ब्राह्मणों को। सर्वाधिक भूदान ब्राह्मणों को था। सर्वाधिक भूदान ब्राह्मणों को। करनी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये नहपान नामक एक राजा को हरा देता है। इसी को शॉर्टकट में जीपीएस लिख रहे हैं। तो मगध साम्राज्य समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, मगध साम्राज्य समाप्त हो गया। देखो भैया, अगर आप टाइमलाइन को देखोगे, अगर आप किसको देखते हैं, टाइमलाइन को, तो हम यहाँ लिखते हैं 0। सबसे पहले क्या टाइमलाइन में आप पढ़िएगा, यहाँ पढ़िएगा आप पाषाण काल। टाइमलाइन में यहाँ क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद क्या आएगा, सिंधु सभ्यता। पाषाण काल के बाद क्या आएगा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद क्या आएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद क्या आएगा, महाजनपद। क्या आएगा, महाजनपद। क्या आएगा बाबू, महाजनपद। तो देखिए, ये वाला काल हम आपको पढ़ाए हैं। ये वाला काल क्या कहलाता था, पाषाण काल। क्या काल आएगा, पाषाण काल। और ये पाषाण काल के बाद कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा कहिए या सिंधु कहिए, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसके बाद कौन सा आएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक के बाद कौन सा आएगा, महाजनपद। महाजनपद। महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद, कितने महाजनपद टोटल, 16। 16 महाजनपद। 16 में सबसे बड़ा जनपद मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पे कितने राजवंश, 7 और राजवंश। शॉर्टकट ट्रिक क्या, हसीन मसूक सा। पहला वंश हरियंक वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद
कर्ण वंश किसी काम का नहीं था, कर्ण वंश एक को यही याद रखना है। और सबसे लास्ट में हम आपको पढ़ाए हैं सातवाहन, सातवाहन वंश। कौन सा पढ़ाए हैं? सातवाहन। अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको सातवाहन के बारे में सब बता दिया। अब इसके बाद विदेशी आक्रमण आएगा। उस विदेशी आक्रमण में इंडो ग्रीक आएंगे, शक आएंगे, पहलव आएंगे, कुषाण आएंगे, और उसके बाद गुप्ता काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुप्ता काल। ISPKG, ISPKG, ISPKG। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण और गुप्त काल। और गुप्त काल जैसे खत्म होगा, गुप्त काल जैसे ही खत्म होगा, हम उत्तर भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उत्तर भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा। इतना दिमाग में बैठाइए पहले, इतना तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ा। बताइए, वैदिक समाज शहरी था या ग्रामीण? कितने लोग बता सकते हैं वैदिक समाज शहरी था या ग्रामीण? और इस समय सबसे ज्यादा कौन सा जानवर प्रचलित था? वैदिक समाज शहरी था कि ग्रामीण? वैदिक समाज ग्रामीण था और गाय सबसे प्रसिद्ध थी। हड़प्पा कैसा था? शहरी था। हड़प्पा शहरी था। हड़प्पा में सबसे ज्यादा किस जानवर का प्रचलन था? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा का प्रचलन था हड़प्पा में। देखते चलिए बाबू, हमने आपको पाषाण काल भी पढ़ा दिया है। कितना सिंपल सा हिस्ट्री है, कितना सिंपल सा हिस्ट्री है। कितना सिंपल सा हिस्ट्री है। सर शुंग वंश के बारे में, अरे भाऊ कर्ण शुंग वंश के बारे में तो पढ़े किए हैं। पुष्यमित्र शुंग था, इसका बेटा अग्निमित्र पगला गया मालविका के चक्कर में, तो कौन सी पढ़ाएंगे आगे? ये तो कोनो कामे का नहीं था। आप बोलिए ISP के पढ़ाएं, बोलिए ISP के पढ़ाएं। 5 राजवंश बड़ा है, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण और गुप्ता काल। देखिए इसमें दो तो सबसे फेमस होंगे सर, कुषाण और गुप्ता पीरियड। कुषाण और गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्ता काल ढह गया, सब ढह गया। चलिए अब हम ISB के पढ़ाते हैं। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये 4 विदेशी आक्रमणकारी थे। ये कैसे थे? विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी। इसमें सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक। आई से इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। इनका कोई योगदान नहीं है भारत में, बस 2 चीज है। इन्होंने स्वर्ण सिक्का चालू किया। क्या चालू किया? स्वर्ण सिक्का चालू किया, सोने का सिक्का चालू किया। इनकी गणित अच्छी थी और साथ में ये लोग ज्योतिष के विद्वान थे। ज्योतिष के विद्वान थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनकी गणित अच्छी थी और ये ज्योतिष के विद्वान थे। इंडो ग्रीक के बारे में और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इंडो ग्रीक के बारे में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। इंडो ग्रीक के सर बफरिंग हो रहा था, चलते देखते बफरिंग क्या हो रहा है। इंडो ग्रीक के बारे में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मिटा दे। इंडो ग्रीक के बारे में जब नहीं पढ़ना है तो चलिए अब दूसरा फिर बताते हैं ISP के। इंडो ISP के, ठीक है, ये विदेशी आक्रमणकारी थे सब। अब हम इसके बारे में, अब किसके बारे में बताएंगे? शक के बारे में। इसके बारे में बताएंगे शक के बारे में। शक, शक, शक शासकों को हम लोग क्षेत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षेत्रप, क्षेत्रप, क्षेत्रप कहा जाता था। क्षेत्रप, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? क्षेत्रप कहा जाता था। शक शासक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था रुद्रदामन। रुद्रदामन। शक शासकों में सबसे बड़ा शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन था, सबसे प्रसिद्ध था रुद्रदामन। क्यों प्रसिद्ध था तो समझिए ध्यान से। रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिला है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में मिला है। गुजरात की जगह सौराष्ट्र में मिला है। सौराष्ट्र की जगह,
सौराष्ट्र की जगह मिला। इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। किस झील की चर्चा है? सुदर्शन झील की चर्चा है। किस झील की चर्चा है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की चर्चा है। अब आप में से कितने लोग बताएंगे यह सुदर्शन झील बनवाया किसने था? यह सुदर्शन झील बनवाया किसने था? कितने लोग बता सकते हैं कि यह सुदर्शन झील बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। देखिए पहला कोई काम नहीं किया इसलिए पहला को पढ़ना ही नहीं है। पहला कोई काम ही नहीं किया इसलिए पढ़ना ही नहीं है। शक शासक में बस एक नाम याद रखना है, रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ अभिलेख बनाया जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। इंडो ग्रीक में याद रखना है, स्वर्ण सिक्के चालू किए थे सब, और गणित के बहुत अच्छे विद्वान थे सब, गणित उड़ित इन सबको अच्छा आता था। तो बताइए, इंडो ग्रीक याद हो गया? इंडो ग्रीक, गणित, ज्योतिष और सोने के सिक्के। शक शासक में सबसे प्रमुख था कौन बाबू? शक शासक में सबसे प्रमुख था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। यहाँ पहला पढ़ना ही नहीं है। कुषाण और गुप्त काल को कल पढ़ा देंगे। कुषाण और गुप्त काल को कल पढ़ा देंगे। तो कुषाण और गुप्त काल ये दो ठो को हम कल पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही रन देते हैं।